अ वार्मिंग वेलकम टू द लर्नर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम श्री क्लासेस। मैं पूजा शर्मा शुरू करने जा रही हूँ आज का ये लर्निंग सेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन। तो बच्चा, अगर आपको इस लेसन के कंसेप्ट क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में करने हो ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, वहां आपको सब मिलेगा। तो अब हम फोकस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो बच्चा, हम सबसे पहले समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले ना आप अपने दिमाग में मेटल्स की एक इमेज सेट करो, जैसे कि सिल्वर हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना। तो ध्यान रखना है। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ ना, तो आप इमेजिन करो कार्बन, सल्फर। तो इससे क्या होगा ना कि आप इनके बीच में डिफरेंसेस अच्छे से समझ पाओगे। मेटल्स होती है हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मेरा मतलब है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, और देने वाला पॉजिटिव होता है ना, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो जो मेटल्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई। अब वहीं अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, तो नॉन मेटल्स हैं हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को देना, लेकिन नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, एक दूसरे के अपोजिट। अब आगे है कि जो मेटल्स है ना, वो जनरली सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, तो वो जनरली गैसेस हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये किस तरह से बन रहा है ना, नॉन मेटल से ही तो बन रहा है। तो नॉन मेटल्स जो है वो जनरली हमारी होंगी गैसेस। अब आगे है कि जो मेटल्स है ना बच्चों, वो हमारी मालेबल है, हमने पढ़ा भी है ना। मालेबल क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना जिसके तहत जो हमारी मेटल है उसको हम शीट्स में ढाल सकते हैं, उसकी चादरें बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। और डक्टाइल की मैं बात करूं, तो आप जानते ही हैं कि जो तारे हैं ना, जैसे कॉपर की तारें बन रही हैं, या फिर आपका कोई गहना बना लो, आप रिंग्स बना रहे हो, फिंगर वाली रिंग नहीं, वो जो रिंग होती है ना, छोटी छोटी रिंग्स हम गोल्ड की बनवा लेते हैं कई बार, नाक में डालने के लिए, कान में डालने के लिए, बिल्कुल छोटी छोटी, है ना। तो यही है कि मेटल्स जो है मालेबल भी है, डक्टाइल भी है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ ना नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल्स है हमारी नॉन मालेबल एंड नॉन डक्टाइल। बाकी मेटल्स जो है वो हमारी सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस करती है। अब गोल्ड है, उसको मैं हिट करूंगी, साउंड प्रोड्यूस होगा ना। लेकिन नॉन मेटल्स बच्चा नॉट नॉट सोनोरस। नेक्स्ट है हमारा कि जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई रहते हैं। ध्यान रखना कि जो मेटल्स है ना उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, लेकिन नॉन मेटल के लो होंगे बच्चा। बस यही है ना कि अगर हमें ये पता है ना, तो आपने ये पॉइंट नॉन मेटल के इसके अगेंस्ट में देने हैं। मालेबल, नॉन मालेबल, डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, हार्ड है, नॉन मेटल हमारी सॉफ्ट है, लस्ट्रस है, चमक है, गोल्ड में चमक है ना, सिल्वर में चमक, चमक है, लेकिन यहाँ पे ना नॉन मेटल की चमक नहीं होती है बच्चा। बाकी ये जो मेटल्स है ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स के एग्जांपल में आप लिख सकते हो सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया, और नॉन मेटल में आप लिख सकते हो सल्फर हो गया और कार्बन। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने समझ ली, लेकिन आप जानते हो कि अपवाद हर जगह होते हैं ना, एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ। जैसे कि वैसे तो मेटल सॉलिड होती हैं, लेकिन जो हमारी मरकरी है ना, पारा है, वो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बच्चा। सेकंड में बात करूं सीजियम और गैलियम की, हमने अभी पढ़ा ना कि जो मेटल्स हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। लेकिन बच्चे, ये जो सीजियम और गैलियम है ना, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं ना कि अगर इन मेटल्स को आप हथेली पे रखोगे तो ये पिघल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। तो आयोडीन बच्चा एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें चमक होता है, ये लस्ट्रस है, जबकि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती, लेकिन आयोडीन है। नेक्स्ट है हमारा डायमंड। तो डायमंड बच्चा एलोट्रॉप है कार्बन का, एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। तो अब ये नॉन मेटल में आ रहा है ना, लेकिन ये हार्डेस्ट है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, हमें पता ही है ना, ये नहीं पता है तो हमें पता चल गया। तो डायमंड जो है वो बहुत हार्ड होता है, तो ये भी एक्सेप्शन है। नॉन मेटल तो सॉफ्ट होती थी। वही बात करूँ ना मैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टर होती है, लेकिन ये फिर भी कंडक्टर है।
नेक्स्ट है हमारा लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो बच्चा ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं, जबकि हमने हमने पढ़ा है ना कि मेटल्स हार्ड होती हैं। गोल्ड है, देखो ना कितना हार्ड है, लेकिन ये जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है ना बच्चा, ये सॉफ्ट है, इनको आप ना चाकू से काट सकते हो। तो ये भी हमारा एक एक्सेप्शन है। सिर्फ ये सॉफ्ट ही नहीं है, इनकी जो डेंसिटी है वो भी लो है, जबकि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चा हाई। अब आगे चलते हैं, मेटल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। तो बच्चा हमने ना आराम से रिएक्शन समझनी है। लगता है ना कि रिएक्शंस मुश्किल है, लेकिन बच्चा मुश्किल नहीं है, बस यही है कि हमने समझा नहीं अच्छे से। अब देखो, मेटल की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये मेरा मेटल है, ये मेरी ऑक्सीजन है, इन्होंने बना दिया मेटल ऑक्साइड। तो हम ये पढ़ते ही आए ना, मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक दिया था कि हमारे कमरे हैं बेसमेंट के, बेस बेसिक और मेंट मेटल है ना। तो जो मेटालिक ऑक्साइड है ना बच्चों, वो बेसिक होंगे, ध्यान रखना। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि मेटल और ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड जब बनते हैं ना तो वो बेसिक होते हैं। लेकिन बच्चा एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड और जिंक का जो ऑक्साइड है, ध्यान रखना, फोकस करो इस पे। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है और जिंक का जो ऑक्साइड है बच्चों, वो बेसिक इन नेचर ही नहीं है, एसिडिक भी है। इनमें दोनों प्रॉपर्टी है, एसिडिक भी और बेसिक भी। और जो ऑक्साइड जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज हो, एसिड की भी और बेसिक की भी, तो उनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, तो इस वजह से ना ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड के साथ भी देंगे और बेस के साथ भी देंगे, दोनों के साथ देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो आपने लिखना है कि इस तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और साथ में आपने एग्जाम्पल भी देना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। हमें पता है ये। तो आगे हम देखेंगे बच्चा कि जो सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है ना, अब ये भी मेटल के ही ऑक्साइड है, लेकिन ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। तो इनको हम क्या कह देते हैं, अल्कलीज। क्या कहेंगे बच्चा, अल्कलीज। जो भी हमारे बेस है ना, जो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, तो उन्हीं को हम अल्कली कह देते हैं। बाकी ये जो एक पॉइंट और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान से समझो कि जो लिथियम है ना, सोडियम है और पोटेशियम है, ये मेटल्स बच्चा हमारी रिएक्टिव है ज्यादा। तो इस वजह से ना ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगी ना, अभी हम पढ़े ना मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये ना फायर, आग पकड़ लेती है। तो इनकी जो रिएक्शन है वो डेंजरस है। इसलिए जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, इनको कभी ओपन में नहीं रखा जाता। इनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ताकि इनका जो कॉन्टेक्ट है वो ऑक्सीजन से टूट सके, क्योंकि हमें पता है कि ये मेटल्स अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो रिएक्ट करेंगी, और इससे क्या है कि ये आग पकड़ लेंगी, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। बच्चा, अब मैं आपको समझा रही हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपने ना ये ध्यान से समझना है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का खजाना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है बच्चा, हमारी मेटल्स जो है ना, हम उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, सोडियम कम है, फिर कैल्शियम कम है। तो इस तरह से हमारी मेटल्स अरेंज है। टॉप में आप देखोगे तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे लो रिएक्टिव मेटल्स आएंगी हमारी। तो बच्चा, इससे अब हम ना जो मेटल की रिएक्शंस हो रही हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा ना कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, मेटल ऑक्साइड। तो अगर हम इन शॉर्ट समझना चाहें, तो जो सोडियम और पोटेशियम है ना, आप देख पा रहे हो बिल्कुल टॉप में है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे रिएक्ट, ये रिएक्ट करेंगे बच्चा विग्रसली, बहुत बुरे तरीके से, और ये आग पकड़ सकते हैं। अब अगर हम नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप देखो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो ये किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, इनके सरफेस पे मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ध्यान रखना है ये, और ये जो लेयर है ना, ये रेजिस्टेंट होती है। ये क्या करती है, मेटल को कोरोजन से बचाती है। इसीलिए ना एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। इस प्रोसेस में क्या करते हैं ना कि एल्यूमिनियम के सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा
मेटल है जो एल्यूमीनियम है वो बच जाता है। उसका जो रिएक्शन है एटमॉस्फेयर से ब्रेक हो जाता है और उसका क्लोजन नहीं हो पाता। यही रीजन है कि हमारे किचन में एल्यूमीनियम के बर्तन हैं और हम उनका इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में, क्योंकि उनके सरफेस पे एल्यूमीनियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो ये हमने ध्यान में रखना है। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक तो हम समझ गए, ठीक है, एल्यूमीनियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इनके सरफेस पे तो बन गई मेटल ऑक्साइड की लेयर। लेकिन अब मैं बात करूँ ना, जैसे फेरस हो गया और हमारा कॉपर हो गया, तो ये जो फेरस और कॉपर हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये बर्न नहीं होते हैं। ध्यान रखना, दे डज नॉट दे डू नॉट बर्न, दे डू नॉट बर्न। लेकिन जो हॉट कॉपर है ना, नॉर्मल कॉपर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो बर्न हो सकता है। सेम केस फेरस के साथ है, मैंने अभी कहा ना कि वो बर्न नहीं होगा। लेकिन जो छोटे छोटे फेरस के टुकड़े हैं ना, आयरन फीलिंग्स है, वो बर्न हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो मेटल है वो रिएक्टिविटी अपनी चेंज कर रही है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो ये हमने अच्छे से अपने दिमाग में फिट करना है। अब अगर मैं बात करूँ ना बच्चा सिल्वर और गोल्ड की, तो आप जानते ही हैं, है ना, सिल्वर और गोल्ड के तो हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी हमने समझ लेना है। यहाँ देखो सिल्वर और गोल्ड लास्ट में है ना, तो मैंने बताया कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज नीचे जा रही है ना, तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए ये जो मेटल्स हैं ये कम रिएक्टिव हैं। अब हम समझ लेते हैं कि मेटल की रिएक्शन कैसे होती है वाटर के साथ। तो देखो इधर, मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ही मेटल और ऑक्सीजन के केस में भी बना, इधर भी बना। अब एक और इसमें कंडीशन है कि ये जो मेटल ऑक्साइड बना है ना बच्चा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अब ये हमने समझ लिया कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें बना के देगी मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। देखो, ये हमारा पोटाशियम है, ये वाटर है, तो हमें यहाँ से क्या मिला? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बच्चा यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से नोटिस करने का है, वो ये है, ये देखो हीट। जब सोडियम और पोटाशियम, ध्यान रखना है, जब ये पोटाशियम और सोडियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ, तो वहां में ना बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। ये जो हीट निकल रही है ना, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये खतरनाक है, ये डेंजरस है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये तो बात हो गई ना हमारे सोडियम और पोटेशियम की, क्योंकि ये इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए ये वायलेंटली रिएक्ट किए वाटर के साथ, वायलेंटली रिएक्ट किए ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा नीचे आप देखोगे हमारे पास है, हाँ, कैल्शियम है हमारे पास। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें कि कैल्शियम किस तरह से रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, तो हाँ ये रिएक्ट करेगा, बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो ना इतना जो रिएक्शन है वो वायलेंट नहीं होगी। जो हमने यहाँ पे देखा ना, पोटाशियम और सोडियम की रिएक्शन, तो कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ बच्चा वायलेंट नहीं होगी, वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब समझ लेते हैं कि मैग्नीशियम किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम बच्चा ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड स्टीम। कि जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है ना कि मैग्नीशियम फ्लोट करने लग जाता है। अब क्यों फ्लोट कर रहा है? इसलिए फ्लोट कर रहा है कि वहां पे हो रही है हाइड्रोजन की फॉर्मेशन, और ये जो हाइड्रोजन के बबल है ना, वो मैग्नीशियम के सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम हमारा आराम से फिर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बबल्स थिकनेस। अब आ जाओ थोड़ा सा और नीचे, एल्यूमिनियम हो गया हमारा, जिंक हो गया हमारा, फेरस हो गया। तो बच्चा ये ना कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। ध्यान में रखना है आपने कि एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस do not react with cold or hot water, only with steam and form metal oxide। तो आप समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन मुश्किल होता जा रहा है। जो रिएक्शन है ना वायलेंट नहीं है, अब रिएक्शन नॉर्मल होता जा रहा है।
या फिर हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये क्यों हो रहा है बच्चा? ये रिएक्टिविटी सीरीज़ की ही वजह से हो रहा है। तभी मैं कह रही हूँ कि ये अगर आपको पता है ना, तो आप रिएक्शन रिएक्शन आप आराम से समझ सकते हो। तो देखो, अब ये जो एल्यूमीनियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Al2O3 एल्यूमीनियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से, और ये जो फेरस है बच्चा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा Fe3O4। ये है हमारा आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। यहाँ पे आ जाएगा 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो एल्यूमीनियम और फेरस हैं बच्चा, ये रिएक्ट करते हैं सिर्फ स्टीम के साथ। ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब अगर मैं बात करूं सिल्वर और गोल्ड की, तो आप तो जानते ही हैं कि सिल्वर और गोल्ड जो है बड़ी ही लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना? तो ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। अब एक बड़ी ही हमारी नॉर्मल रिएक्शन जो हम पढ़ते ही आए हैं, वो है मेटल और एसिड का रिएक्शन। कि जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है ना, मेटल और डाइल्यूट एसिड का यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, तो बच्चा हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ना, ये हर एसिड के केस में नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एक एसिड हमारा ऐसा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये हाइड्रोजन नहीं बनाता है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि क्यों नहीं बनाता? इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये है बच्चा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है बच्चा? जो हाइड्रोजन बनी है ना, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है। तो जहां पे हमें हाइड्रोजन मिलनी थी, अब हमें मिल गया वाटर। तो इसीलिए HNO3 जो है, उसके केस में हाइड्रोजन नहीं लिबरेट होगी। लेकिन ना, दो मेटल्स हमारी ऐसी हैं, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। जब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगी तो हमें हाइड्रोजन मिलती है। अब इसका रीजन ये है ना कि वहां पे रिडक्शन हो जाती है, कि जो वाटर बना था वो जल्दी से रिड्यूस हो जाता है और हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्वारिजिया का। तो बच्चा, ये एक्वारिजिया क्या होता है? कई बार हम भूल जाते हैं ना कि एक्वारिजिया में क्या क्या मिक्स करते हैं। तो एक्वारिजिया ना एक मिक्सचर है, जिसमें हम मिक्स करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लंबा है ना, तो इसको हम 3 रेशो मिलेंगे, और नाइट्रिक एसिड छोटा है तो हम इसको 1 रेशो मिलेंगे। तो इस तरह से हम जो मिक्सचर बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे एक्वारिजिया। और बच्चे, ये ना हाईली क्रोजिव है। ध्यान रखना है आपने। हाईली क्रोजिव का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे सिल्वर और गोल्ड है ना, जो बहुत लो रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं, जिनको जंग नहीं लगता, जिनका कोरोजन नहीं होता ना, उनको उनका भी ये कोरोजन करा देता है, उनको भी ये पिघला देता है। तो ऐसी इसकी खास प्रॉपर्टीज है एक्वारिजिया की। तो आगे हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल एंड मेटल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? मेटल की रिएक्शन हो रही है मेटल सॉल्यूशन के साथ। मेटल में मैंने ली है एक मेटल, और सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने बनाया है सॉल्यूशन किसी और मेटल का। तो यहाँ पे ना, अगर ये मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है, समझना ये केस है डिस्प्लेसमेंट का, तो ना ये यहाँ से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगी, और मेटल बी हमारी निकल जाएगी साइड में। तो ये ऐसा कब होता है बच्चा? ये डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब हमारी मेटल ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। जब वो कम रिएक्टिव होगी ना, तब ऐसा नहीं होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का बड़ा इजी सा रिएक्शन है। देखो, एग्जांपल के तौर पे मेटल ए में अगर हम ले आयरन, और सोल्ट सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं कॉपर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, तो आप देखोगे ना, फेरस जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना, ज्यादा पावरफुल है। तो फेरस ना यहाँ से कॉपर को हटा देगा, और अपने आप आके क्या बना देगा? FeSO4 फेरस सल्फेट, और कॉपर निकल जाएगा हमारा साइड में। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो बच्चा, यहाँ पे ना आप देखोगे, सोडियम अगर मैं क्लोरीन की रिएक्शन कराती हूँ ना, तो क्या होता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये ना आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। सोडियम कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो,
और क्लोरीन कहता है कि ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाता है आराम से, सोडियम क्लोराइड। अब अगर मैं बात करूं MgCl2 की, तो इसमें भी ऐसा ही है। Mg को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा है बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है, Mg पॉजिटिव 2 बना देता है, और क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह से क्लोरीन बना देता है बच्चा Cl2 नेगेटिव। अब इनको इलेक्ट्रॉन लेने क्यों है? इनको इलेक्ट्रॉन देने क्यों है? तो ऐसा इसलिए है ना, अब सोडियम को अगर अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अपने शेल पूरे भरने हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और क्लोरीन को भी अगर अपने शेल पूरे भरने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो यही बॉन्ड जो आयन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बन रहा है ना, इसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे बच्चा? आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना है कि जब मेटल और नॉन मेटल की इंटरेक्शन होती है ना, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। ये बात हमने समझ लेनी है बच्चे। ये बॉन्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये इस तरह से बन रहा है आयन ट्रांसफर से। तो ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इसकी खास प्रॉपर्टीज है कि ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ना, आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा, और मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो बच्चे ये ना सॉलिड होंगे। सॉलिड क्यों होंगे? क्योंकि वहां पे है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपने समझनी है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, जो आयन ट्रांसफर की वजह से बन रहा है बच्चा, ये बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है ना, तो हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिकॉज दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। नेक्स्ट बच्चे इनकी प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्युबल है वाटर में। जो आयनिक कंपाउंड है ना, वो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं। क्योंकि वाटर जो है ना, ये भी आयनिक ही है, H2O, H पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो इस तरह से आयनिक आयनिक, इसीलिए वो वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में इनसॉल्युबल है, नॉट सॉल्युबल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब उस सॉलिड स्टेट को आप हाई टेम्परेचर पे पिघला दोगे ना, तो वो आ जाएंगे हमारे मॉल्टन स्टेट में। और इस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में बच्चा वहां पे फ्री आयंस होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ आयनिक कंपाउंड क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड फॉर्म में। तो बताना है आपने कि वहां पे आयन नहीं होते, लेकिन मोल्टन फॉर्म में फ्री आयंस बच्चा होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक नया बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम रिवाइज करने जा रहे हैं, ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल देखो, बात तो चल रही है मेटल है नॉन मेटल, लेकिन कहीं से आ भी तो रही होगी ना ये मेटल। तो अब हम यही समझे कि मेटल कहाँ से आ रही है। बच्चा मेटल आती है हमारी मिनरल से। तो क्वेश्चन आ भी जाता है कि मिनरल क्या है। मिनरल है फ्री और कंबाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना, जो हमारे मेटल है, वो किस फॉर्म में है नेचर में। तो जो नेचुरली जैसे भी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो फ्री है, चाहे वो कंबाइन है, चाहे वो सल्फर के साथ कंबाइन की हुई है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन की हुई है, तो जिस भी फॉर्म में है ना, उसी को हम क्या कह देंगे बच्चों? उसी को हम कह देंगे मिनरल। तो ये है हमारा, ये हमारी नेचुरल फॉर्म है जो अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं ओर की, तो ओर क्या है? ओर बच्चा मिनरल ही है, घबराने की बात नहीं है, मिनरल ही है। लेकिन एक ऐसा मिनरल है ना, जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान है। ऐसा मिनरल है जहां पे मेटल ज्यादा अमाउंट में है, और हम उसको अच्छे से वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन हमारे लिए फायदेमंद है। तो ध्यान रखना है कि ore is a mineral from which metal can be extract conveniently, आसानी से, profitably, प्रॉफिट के साथ हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सिनेवार है, सिनेवार बच्चा ओर है मरकरी का। तो इससे ना मरकरी को निकालना आसान भी है, और साथ में हमारे लिए फायदेमंद भी है।
तो इसी को हम क्या कह देंगे, और। अब बात आती है गैंग की, तो गैंग गैंग ये वो वाली गैंग नहीं है जो आप समझ रहे हो। गैंग ये ऐसा है ना कि जैसे मिनरल है हमारे, मिनरल जब हमें नेचर से मिल रहे हैं ना, तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, उनमें ऐड होती है कुछ इम्प्योरिटीज, जैसे कि सैंड हो गया, रॉक हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो यही इम्प्योरिटीज जो मिनरल के साथ होती हैं, इनको हम क्या कह देंगे, गैंग कह देंगे। इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद minerals and ores such as sand, rock and limestone etc. called as gang. अब हमने मिनरल और ओर तो समझ लिया, तो अब हम आगे सीखेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो बच्चा मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या होता है ना, ओर के कंसंट्रेशन को बढ़ा लेते हैं ताकि हमें मेटल भी अच्छी क्वांटिटी में मिले। तो जब हमने ओर की कंसंट्रेशन करा ली, तो अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स जो है वो कितने टाइप की हमें मिलेंगी। तो बच्चों मेटल हमें मिलेगी, एक हमारा ग्रुप ऐसा है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी का है, और एक हमारा ग्रुप है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और एक है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपने समझी है ना, तो वहां पे जो मेटल हमें टॉप पोजीशन पे मिल रही है, जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये हाई रिएक्टिविटी की मेटल है। और मीडियम में जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये मीडियम की है। अगर मैं लो रिएक्टिविटी की बात करूं, तो इसमें बच्चा आ जाएगा मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स है ना, उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है। बहुत आसान है बच्चा, इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास मेटल सॉल्ट है ना, हमने उसको डिसॉल्व कर देना है, सॉल्यूशन बना देना है। और जब हम सॉल्यूशन बना देंगे, तो हम वहां पे एक कैथोड डालेंगे, एक एनोड डालेंगे, और उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे। बस इतनी सी बात है कि सॉल्यूशन लिया और कैथोड लगाया, एनोड लगाया और करंट को पास किया। तो अब क्या होगा बच्चा, कि जो हमारी मेटल है ना, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेटल हमारी डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड पे, और जो नॉन मेटल पार्ट है ना, वो चला जाएगा बच्चा, जो नेगेटिव पार्ट है वो डिपॉजिट हो जाएगा बच्चा एनोड पे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, और ये जो एनोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस तरह से बड़े आसानी से हमें हमारी मेटल कैथोड पे मिल जाएगी। तो ये तो हो गया बच्चा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो अब हम समझेंगे कि मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करें। तो बच्चा ये समझो कि जो मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी है ना, वो दो फॉर्म में मिलेगी, एक है कार्बोनेट और एक है सल्फाइड। तो कार्बोनेट से ना अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें करवानी पड़ेगी कैल्सिनेशन। अभी कैल्सिनेशन क्या है, जो कार्बोनेट ओर है ना, हम उसको हीट करेंगे, लेकिन कैसे हीट करेंगे, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कम ऑक्सीजन में। जो सल्फाइड ओर है बच्चों, उसकी कराएंगे रोस्टिंग, ये भी वही है, हीटिंग ही करनी है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्सेस एयर होनी चाहिए, एक्सेस ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं आपने ये ध्यान रखनी है। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। रोस्टिंग क्या है, ये भी वही है, हीटिंग ऑफ ओर स्ट्रॉन्गली इन ऑक्सीजन प्रेजेंस। बाकी बच्चा आपको कंफ्यूजन होता है ना कि कैल्सिनेशन करें या फिर रोस्टिंग करें, तो ध्यान रखना कार्बोनेट और सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, और रोस्टिंग एस है ना इसमें, तो सल्फाइड और। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन करनी है, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग करनी है। तो अब देखो क्या होगा, कैल्सिनेशन हमने कर दी, जो हमारा ना और था जिंक कार्बोनेट है यहाँ पे, इसको हमने हीट किया इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो बच्चा हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। ध्यान रखना, और यही हमारा उद्देश्य है कि हमें जिंक ऑक्साइड मिल सके। और अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अब ये हमारे पास जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड और है, इसको भी मैंने हीट किया इन स्ट्रॉन्गली इन ऑक्सीजन प्रेजेंस, तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। दोनों केस में हमें जिंक ऑक्साइड ही चाहिए। जब हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, तो हम इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ रिएक्शन होगा, तो देखो CO साइड में निकल गया और जिंक हमें मेटल मिल गई। तो सेम यहाँ पे जब हमें मेटल मिल गया ना, मेटल ऑक्साइड मिल गया ना, जिंक ऑक्साइड, तो अब जिंक ऑक्साइड की हम रिएक्शन कराएंगे कार्बन के साथ, तो हमें जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड साइड में निकल जाएगी।
तो बहुत आसान सा स्टेप है बच्चा कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके हमें ऑक्साइड चाहिए, ऑक्साइड से फिर हम मेटल को आसानी से निकाल लेंगे। अब समझते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी को किस तरह से हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो बच्चा ये जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है ना, ये सल्फाइड ओर रहती है। और देखो सल्फाइड ओर हमने सीख लिया ना क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, फिर ऑक्साइड में जाता है, फिर उसको कार्बन के साथ हमने रिड्यूस करा दिया। तो यहाँ पे भी बच्चा कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग कराएंगे। ये है हमारा सल्फाइड ओर, हमने इसको हीट किया इन स्ट्रॉन्गली इंटरनल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिल गया बच्चा मेटल ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब क्या करेंगे, इसको ना हम हीट करेंगे और हीट करके हमें मेटल मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा स्टेप डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने हीट किया और हमें मेटल मिल गया, और जबकि यहाँ पे हम कार्बन के साथ रिडक्शन कर रहे थे ना। बाकी ये तो हमने समझ लिया, एक एक एग्जाम्पल की तैयारी आप कर लेना और आप रेडी हो जाओगे, फिर यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर लोगे। तो अब हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्यों की जाती है बच्चा? अब देखो हमें मेटल तो मिल गया, जिंक मिल गया, यहाँ पे हमें मरकरी मिल गया, यहाँ पे सोडियम मिल गया। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि ये मेटल पूरी तरह से प्योर हो, हमें चाहिए तो प्योर मेटल। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब जो हमें मेटल मिली है ना, हम उसको और प्योर करेंगे। तो कौन सा मेथड हम इसके लिए यूज करेंगे बच्चा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ध्यान रखना ये किसके लिए यूज किया जाएगा? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए। तो बच्चा इसमें क्या होता है ना, कि जो हमारी इम्प्योर मेटल है जिसको हमें प्योर करना है, इम्प्योर मेटल को बच्चा हम बना लेंगे एज एनोड, उसकी हम एनोड बना लेंगे, इम्प्योर मेटल मेड एज एनोड। और साथ में एक प्योर मेटल की हम बना लेंगे कैथोड। ध्यान रखना, प्योर मेटल को हम क्या बना लेंगे? कैथोड। और इन दोनों को ना, अब एनोड हमने किसकी बना ली? इम्प्योर मेटल की। कैथोड हमने किसकी बना ली? प्योर मेटल की। अब इन दोनों को ना हम डाल देंगे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना है। अब हो गया हमारा प्योरिफिकेशन। अब क्या होगा बच्चा, जो एनोड है ना, जिसके इम्प्योर मेटल का हमने एनोड बनाया है ना, उसकी इम्प्योरिटीज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होती जाएंगी। और जो प्योर मेटल है ना, वो वहां से एनोड से मूव करके कैथोड पे डिपॉजिट होती जाएगी। तो इस तरह से हमें प्योर मेटल मिल जाएगी कैथोड से, और जो हमारी इम्प्योरिटीज है ना, वो इकट्ठी हो जाएंगी और सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसको हम कह देंगे एनोड मड। तो हम कह देंगे बच्चा एनोड मड, और ये सेटल डाउन हो जाएंगी नीचे सॉल्यूशन में, सेटल इन सॉल्यूशन। इस तरह से हमने सारा मेटल एक्सट्रैक्शन अच्छे से समझ लिया। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में बच्चा हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी हमने देखा था ना कि जो मेटल ऑक्साइड है, हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन के साथ, तो रिडक्शन हो पा रही है। बच्चे ये रिडक्शन क्यों हो पा रही है? क्योंकि ना ये कार्बन जो है ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए बहुत ज्यादा यूज हो रही है। अब अगर मैं यही केस लूं, मैंगनीज ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ से इसको करेगा डिस्प्लेस और अपने आप बनाएगा Al2O3। तो बच्चा कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी हैं कि वहां पे हीट जनरेट हो रही है, और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी है कि जहां पे ना बहुत हीट जनरेट होती है, वो हाईली एक्सोथर्मिक है। और ये रिएक्शन है हमारी, हम इसको थर्माइट रिएक्शन भी कह देते हैं। देखो बच्चा इसमें क्या होता है ना, ये मेरा आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और अपने आप आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, और फेरस हमारा निकल जाएगा साइड में। जैसा कि होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वही हो रहा है। लेकिन इसमें जो खास बात ये है कि हीट बहुत जनरेट होती है, ये रिएक्शन है हमारी हाईली एक्सोथर्मिक। तो बच्चा ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं वेल्डिंग और इन ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स, क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा हीट की मेटल को मेल्ट करने में। अब बच्चा हम आगे समझेंगे कोरोजन। तो कोरोजन तो हमने पहले भी किया है ना, क्या होता है कोरोजन? कोरोजन होता है स्लो डेटोनेशन ऑफ मेटल।
कि जो हमारी मैटर है ना वो धीरे-धीरे खराब हो रही है और खराब होते-होते एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो खत्म ही हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? कोरोजन। कारण क्या होता है बच्चा इसका? रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। अब अगर हम सिल्वर का केस देखें ना, तो जो सिल्वर है, चांदी है, काफी टाइम के बाद उसके सरफेस पे ब्लैक लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर है वो हमारा रिएक्शन करता है सल्फर के साथ। तो जब सिल्वर की रिएक्शन हुई सल्फर के साथ, तो जो सिल्वर है ना वो निकलनी शुरू हो जाती है और वहां पे ब्लैकनिंग हो जाती है। तो इसको भी हम क्या कह देते हैं? कोरोजन कह देते हैं। बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन का तो हमें पता ही है, लोहे को जंग लगना, यही कोरोजन है जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कह देते हैं आयरन के केस में। बाकी एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो कॉपर है ना बच्चा, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कॉपर हमारा रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब हम मेटल को बचाएं कैसे बच्चा? तो इसके लिए ना कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ये है हमारा पेंटिंग, फिर ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, गैल्वेनाइजेशन है। तो बच्चे ये जो गैल्वेनाइजेशन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे हमारी मेटल है ना, आयरन है, तो हम उसके सरफेस पे एक लेयर चढ़ा देते हैं एक और मेटल की। कौन सी मेटल की? जिंक की। ये भी ध्यान में रखना है। कोटिंग ऑफ मेटल्स लाइक फेरस सरफेस बाय थिन लेयर ऑफ जिंक। इसमें हम कौन सी मेटल यूज करेंगे? इसमें हम मेटल यूज करेंगे बच्चा जिंक। नेक्स्ट है हमारा अलॉय। तो ये भी ना मैं कहती हूँ बहुत आसान है। अलॉय क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है ना जिसमें मैं दो मेटल्स को मिक्स कर रही हूँ। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। देखो मेटल ही नहीं, मेटल और नॉन मेटल को भी मैं मिक्स कर सकती हूँ। ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि हमने यही मिक्स करना है, मेटल हो या नॉन मेटल। हम एक होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। तो इसी को क्या कह देंगे हम? इसी को हम अलॉय कह देंगे। तो इसमें ना एग्जाम्पल्स हमें जरूर ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टील का। तो स्टील किस किस का अलॉय है बच्चा? स्टील है आयरन और कार्बन का अलॉय। जो आप देखते हो ना स्टील स्टील के बर्तन बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं बच्चा? आयरन और कार्बन के मिक्सचर से। अब बात करूं मैं स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील जो वो और स्ट्रॉन्ग वाला स्टील आ गया ना, अच्छी क्वालिटी वाला। तो ये कैसे बन रहा है? तो इसके लिए बच्चा आप ये ध्यान रखो, इरनिको, याद कर लो इसको, इरनिको। तो इर आयरन, नी निकल, और को कोबाल्ट। तो जब भी स्टेनलेस स्टील आए ना तो आप ध्यान रखना कि इरनिको, बात खत्म। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रास। ब्रास बड़ा, बड़े को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बड़े को जी बोलो, है ना, ऐसे कहते हैं ना कि बड़े को जी बोलो। तो ब्रास जो है वो किस किस का अलॉय है? कॉपर का और जिंक का, ध्यान रखना। अब बात आ रही है ब्रॉन्ज की। तो ब्रॉन्ज को हम कैसे याद रखेंगे? ब्रो कोट पहनो। तो को से कॉपर और टी से ट से टीन। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि ब्रॉन्ज किस किस का मिक्सचर है? कोट, कॉपर और टीन का। अब बात करूं मैं सोल्डर की, तो सोल्डर में आप इस तरह से ध्यान रख लो कि लेड की टी बनानी है, लेड की चाय बनानी है, बनाना मत। ये खतरनाक है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे ही ध्यान रखो कि लेड की टी बना रहे हैं। तो सोल्डर में क्या क्या आ जाएगा बच्चा? लेड आ जाएगा और टीन आ जाएगा। अब एक और पॉइंट ध्यान में रखने लायक है कि जो हमारी मेटल है ना, मरकरी, उसके अलॉय को बच्चा कहते हैं अमलगम। ये भी ध्यान रखना कि जो अलॉय ऑफ मरकरी है कॉल्ड एज अमलगम। तो ये अलॉय किसी भी मेटल के साथ हो सकता है, सिल्वर के साथ हो सकता है, गोल्ड के साथ हो सकता है ना, लेकिन इसको क्या कहेंगे? इसको बच्चे कहेंगे हम अमलगम। तो बच्चा अब ये हमारा लेसन हो गया है अच्छे से कंप्लीट। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना, हम उनको अच्छे से फेस करेंगे और उनको हरा देंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे से एग्जाम देंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे और साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।